हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो चलो लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं व्याकरणिक कोटियाँ। ये व्याकरणिक कोटियाँ क्या होती है, चलो समझते हैं। इसमें हमें सबसे पहले सीखना है परसर्ग। क्या सीखना है? परसर्ग। और क्या सीखना है? कारक। तो ये परसर्ग और कारक ये तो दोनों एक ही चीज़ है। परसर्ग को ही तो कारक कहते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे होता है, ये सब क्या होता है। तो देखो, पहले वाक्य देखते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जैसे एक वाक्य है कि गीता ने, किसने? गीता ने राम को पेन दिया। तो गीता ये तो हमारे कर्ता है, ठीक है। इसने किसको पेन दिया? तो कहेंगे राम को। तो ये हो गया कर्म, ठीक है। क्या दिया? तो पेन दिया, तो इसको भी हम कर्म कहेंगे, ठीक है। तो आपको दो चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई कर्ता किसको कहते हैं और कर्म किसको कहते हैं। जो काम करता है वो करता है, और किसको दिया? तो कि भाई राम को दिया, इसलिए कर्म है। क्या दिया? तो पेन दिया, तो ये भी कर्म है, ठीक है। तो कर्ता और कर्म, ध्यान रखना, ये दो तो आप समझ गए। तो यही तो परसर्ग है, यही तो कारक है, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई ये जो क्रिया है देने की, ठीक है, ये सिर्फ अकेली कहने दिया ऐसे कहोगे तो क्या कोई समझ पाएगा? क्या दिया? तो क्या भाई पेन दिया, है ना। किसको दिया? तो कि राम को दिया। किसने दिया? तो कि गीता ने दिया। तो यहाँ पर देखा आपने, ये गीता, राम, पेन, दिया, ये सारे शब्द जब अलग अलग होते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। लेकिन जब ये सभी शब्द आपस में जुड़ जाते हैं तब इनका अर्थ निकलता है। और जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ? ये कारक चाहिए, परसर्ग चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये ने कारक आया, यहाँ को कारक आया। तो इन्हीं की वजह से ये जो क्रिया है ये कर्ता से, कर्म से जुड़ पाई है ना। तो क्रिया को जोड़ने का आधार कारक होता है, तो इन्हीं को तो हम कारक कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे का वाक्य भी देखते हैं। राम ने अपनी बहन के लिए उस पेन से पत्र लिखा। तो देखो यहाँ पर कर्ता कौन है? हमारे राम है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, ठीक है। और अपनी बहन के लिए, तो ये देखो के लिए है ना, ये बहन और वो पेन, ठीक है, और पत्र, इन सब बातों से जोड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक कारक है, लेकिन इस कारक को हम कहेंगे संप्रदान कारक, ठीक है। अब संप्रदान कारक कैसे बना ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। और उस पेन से, किससे लिखा? तो भाई पेन से लिखा, तो इसको कहेंगे करण कारक, ठीक है। क्या लिखा? पत्र, तो ये है कर्म और क्रिया है हमारी लिखा, ठीक है। तो समझ में आया कि भाई यहाँ पर राम तो है कर्ता, ठीक है, के लिए है संप्रदान कारक, से है करण कारक, ठीक है, पत्र है कर्म और लिखा है क्रिया, ठीक है। चलो और वाक्य देखते हैं। राम की बहन जयपुर के श्यामनगर में रहती है। अब देखो, राम हमारा कर्ता था, उसकी बहन, ठीक है। तो यहाँ की, ये राम और बहन, इन दोनों के बीच संबंध किससे स्थापित हो रहा है? की से, ठीक है। तो की है, ये भी एक कारक है। कौन सा कारक है? तो हम कहेंगे संबंध कारक, ठीक है। इधर देखो, जयपुर के श्यामनगर में, अब ये जयपुर का श्यामनगर है, तो यहाँ पर भी तो के आया, तो ये भी संबंध कारक है। तो यहाँ की संबंध कारक है, यहाँ के संबंध कारक है, ठीक है। तो श्यामनगर में कहाँ रहती है? श्यामनगर में, तो यहाँ ये में है, इसको हम कहेंगे अधिकरण कारक। क्या कहेंगे? अधिकरण कारक।
तो देखा आपने, यहाँ पर संबंध और अधिकरण कारक आया है। ठीक है, तो ये कारक किसको कहते हैं आप समझ रहे हो? शब्दों के बीच जो जोड़ते हैं उन्हीं को हम कारक कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलो आगे वाक्य देखते हैं। वह उसे आगे और अध्ययन के लिए समझाना चाहता था। ठीक है, पत्र तो लिख रहा है, लेकिन पत्र में क्या बात लिखना चाह रहा था कि भाई आगे आपको अध्ययन करना है, उसके लिए वो समझाना चाहता था। तो यहाँ पर फिर के लिए आया, तो बताओ के लिए संप्रदान कारक हो गया ना। ठीक है, चलो आगे वाक्य देखते हैं। उसने पत्र लिखकर टेबल पर रख दिया। तो ये देखो पर, ठीक है, ये पर भी कारक है। तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ठीक है, आगे वाक्य देखते हैं। उसके बाद वह घर से चला गया। घर और फिर गया कहाँ? बाजार। तो यहाँ घर से अलग होना, यानी कि जो अलग होने का भाव बताता है, उस कारक को कहते हैं अपादान कारक। क्या कहते हैं? अपादान कारक। तो समझ में आ गया ना? चलो बहुत अच्छे से समझ गए हो आप तो। चलो कुछ और वाक्यों द्वारा अभ्यास करते हैं। देखो इसमें है कि राम ने खाना बनाया। तो ये राम ने, ये तो हो गया कर्ता कारक। ठीक है, क्या बनाया? खाना बनाया। ठीक है, तो यहाँ खाना उसको कहेंगे कर्म कारक। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने गृह कार्य कर लिया। क्या किया? गृह कार्य, इसलिए इसको कहेंगे कर्म कारक। ठीक है, अब है वह चाकू से सब्जी काट रहा था। किससे? चाकू से। तो ये से आया ना, ये साधन है। जहाँ साधन बताता है कि भाई हाथ से, चाकू से, पैर से, है ना, तो उसको कहेंगे करण कारक। ठीक है, अब देखते हैं। निशा हाथ से कपड़े धोती है। किससे धोती है? हाथ से। तो ये भी हो गया हमारा करण कारक। ठीक है, अब पिताजी मेरे लिए पुस्तक लेकर आए। किसके लिए? मेरे लिए। तो ये हो गया संप्रदान कारक। मेरी मम्मी ने मेरे लिए चावल बनाए। ये फिर लिए आ गया, तो ये भी हो गया संप्रदान कारक। तो आप तो बहुत अच्छे से समझ गए हो कि कर्म कारक, करण, संप्रदान कारक कौन से होते हैं। ठीक है, वह अभी घर से गया है। कहाँ से गया? घर से गया। तो घर से जाना, यानी कि यहाँ घर से निकलना, घर से अलग होने की बात आ गई, इसलिए उसको कहेंगे अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिर गए। पेड़ से पत्ते अलग हो गए। ठीक है, तो ये भी अपादान। देखो यहाँ से आया है और यहाँ भी से आया है। और पहले हमने देखा था कि चाकू से सब्जी काटते हैं, तो से वहाँ साधन था, लेकिन यहाँ से अलग होना है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जहाँ अलग होना है वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वह मेरे मित्र का घर है। यहाँ का आया तो संबंध कारक हो गया। वह पुस्तक मेरे भाई की है। ये की आया तो संबंध कारक हो गया। वह साड़ी गीता की है। की फिर संबंध कारक। बोतल टेबल पर रखी हुई है। पर अधिकरण कारक। फल फ्रिज में रखे हुए हैं। मैं अधिकरण कारक, है ना। तो आप बहुत कारक अच्छे से समझ गए हो। तो अब हम समझते हैं, और आप वैसे समझाऊं क्या? आप तो खुद ही समझ गए हो। क्या समझ गए हो? कि कारक, विभक्ति और परसर्ग ये तीनों एक ही है। समझ गए ना। तो अगर आपको पूछा जाए कि कारक कौन सा है, तो भी वही बात है। विभक्ति पूछे तो भी वही बात है, और परसर्ग कौन सी है तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो अब आपने आगे वाक्य में क्या देखा था कि क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम के संबंध को कारक, विभक्ति, परसर्ग, क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम के संबंध को क्या कहते हैं? कारक, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं।
ठीक है। संबंध किससे होता है? कभी तो होता है ने से, कभी होता है में से, कभी होता है का से, कभी होता है पर से, है ना, कभी होता है के लिए से। तो ये सारे संबंध किसके द्वारा होते हैं? ये कारकों के द्वारा। ठीक है। तो चलो हम सारे कारक एक बार एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8। 8 कारकों के चिन्ह कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कर्ता के साथ क्या आता है? ने आता है। ठीक है। कर्म के साथ क्या आता है? को और से आता है। करण के साथ से या के द्वारा। ठीक है। संप्रदान के साथ के लिए, के वास्ते, के निमित्त, मैं, को। ठीक है। अपादान में से के तुलना में के बनिस्बत अलग होने। संबंध का, के, की, रा, री, रे, ना, ने, नी। अधिकरण में और पर। संबोधन में हे, अरे, सुनो, ये सारे विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। हाय, ओ, ये भी तो विस्मयादि बोधक शब्द है ना, ये सारे शब्द होंगे। ठीक है। तो ये जो सारे आप देख रहे हो ना, ये सारे कारक हैं। ठीक है। तो अब हम सभी कारकों को देखो बिल्कुल नियमानुसार देखते हैं। पहले तो हमने सिर्फ वाक्यों से ही अभ्यास किया, अब शुरू से पहले कारक से देखते हैं। ठीक है। चलो, पहला कारक कौन सा था? कर्ता कारक। ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है। कर्ता कारक में क्या होता है? ने होता है। देखो होता क्या है कि जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या हुआ? कर्ता हुआ, लेकिन उसमें ने तो नहीं लगा, है ना। राम खा रहा है, तो उसमें कर्ता राम है लेकिन ने नहीं लगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि कहाँ ने लगता है और कहाँ ने नहीं लगता है, फिर भी वो कर्ता कारक ही है। चलो देखते हैं कि सबसे पहले तो ये समझना है कि कर्ता कारक में क्रिया को जो संपन्न करता है, अर्थात क्रिया करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। ये तो आप जानते ही हो कि भाई पढ़ रहा हूँ, कौन? मैं, तो मैं कर्ता हुआ। लिख रहा हूँ, कौन? तो कि मैं लिख रहा हूँ। तो ये जो व्यक्ति कोई क्रिया करता है उसको कहते हैं कर्ता। ठीक है। तो हिंदी में वैसे तो कर्ता कारक के आगे कारक चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है ना। कहा ना, राम फल खा रहा है, गीता आ रही है, श्याम जा रहा है, तो कर्ता के आगे पीछे कहाँ नहीं लगा, लेकिन कहीं कहीं लगता है। उसी का भी अध्ययन करते हैं। देखो हमारा वाक्य है कि राधा भोजन बना रही है। ये बना रही है, ये राधा करता है। क्या बना रही है? भोजन। तो ये कर्म है। क्रिया क्या है? बना रही है। ठीक है। तो ये कौन से काल में है? तो कि हम कहेंगे भाई बना रही है, अभी काम चल रहा है, इसलिए वर्तमान काल हो गया। ठीक है। आगे वाक्य देखते हैं। राधा भोजन बनाएगी। अभी तो बनाया नहीं है, लेकिन बनाएगी, भविष्य में बनाएगी, इसलिए कौन सा काल हुआ? भविष्य काल। ठीक है। राधा भोजन बना चुकी है, या तो बन गया, है ना, इसलिए इसको कहेंगे आसन्न भूतकाल। ठीक है। और राधा चली गई, ये भूतकाल, चली गई, है ना, यानी बात हो गई है, लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि भूतकाल की जो सकर्मक क्रिया है ना, सकर्मक तो है ही नहीं, उसको छोड़कर अन्य स्थितियों में कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह नहीं लगता। तो हमारा तो अभी यहाँ ने लगा ही नहीं। कहाँ? राधा ने आया क्या? नहीं आया। यहाँ भी ने नहीं आया, कहीं पर भी ने नहीं आया। तो आपको यहाँ ये समझना है कि भाई जहाँ पर भूतकाल हो, क्या हो? भूतकाल हो और सकर्मक हो, वहाँ पर ने लगेगा। ठीक है। यहाँ तो भूतकाल नहीं है। ठीक है। यहाँ भूतकाल नहीं है, यहाँ भूतकाल है लेकिन आसन भूतकाल है, सामान्य भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है। और यहाँ भूतकाल है लेकिन अकर्मक है। यहाँ तो कहते हैं भूतकाल भी होना चाहिए और सकर्मक होना चाहिए, तब लगेगा
ने। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो ने नहीं लगेगा। चलो इसको वाक्य के द्वारा देखते हैं, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये वाक्य है, राधा ने खाना बनाया। तो यहाँ तो ने आ गया भाई, है राधा करता है और पीछे ने लग गया। लेकिन काल कौन सा है, ये देखो बनाया, यानी भूतकाल हो गया। ठीक है, यहाँ बात देखते हैं। निखिल ने अच्छा काम किया। किया यानी कि ये भी काम हो चुका है, यहाँ पर भी ने आया है। उसने फल खाया, तो ये फल खा चुका है ना, इसलिए यहाँ पर आया है ने। और क्या कहते हैं, कर्म होना चाहिए सकर्मक। हमने देखा था ना कि एक तो भूतकाल होना चाहिए, तो ये तो भूतकाल है। ठीक है, और होना चाहिए सकर्मक। क्या खाया, खाना खाया, तो ये कर्म है। निखिल ने क्या किया, तो काम किया, ये भी सकर्मक है। उसने क्या किया, तो कि भाई फल खाया, तो ये भी कर्म है। तो यहाँ पर ये सभी कर्म है और ये भूतकाल भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो सकर्मक भी है और भूतकाल भी है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर क्या लगा, ने लगा, जबकि पहले तो नहीं लगा था क्योंकि वो भूतकाल की क्रियाएं नहीं थी। तो चलो इसी नियम को पढ़ के देख लेते हैं कि क्रिया को जो संपन्न करता है उसे कर्ता तो कहते ही हैं। ठीक है, तो हिंदी में कर्ता के आगे सामान्यतः कारक नहीं लगता है, ये भी आपने जाना था। किंतु भूतकाल में कौन सा आया, भूतकाल में सकर्मक क्रिया आने पर, कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया आने पर ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आता है कि ने कारक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप कह सकते हो ना कि सकर्मक हो और भूतकाल हो, तब हम ने कारक का प्रयोग कर सकते हैं। और ने को हम परसर्ग भी कहते हैं। कारक की जगह पूछे परसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो भी आप अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो ये ऐसे कुछ खास ट्रिकी बातें होती है ना, वो ध्यान रखनी होती है हमें। अब देखो एक और अपवाद की बात है कि भाई अभी तो हमने कहा कि भूतकाल होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ तो भूतकाल नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हैं कि उसने छींका, यानी अभी छींका, वर्तमान काल हो गया। बच्चे ने वहाँ थूक दिया, ये तो भूतकाल है। नानी जी ने खांसा, ये अभी हुआ। तो यहाँ तो ने लग गया, यहाँ भी लग गया और यहाँ भी लग गया, लेकिन यहाँ तो कर्म है ही नहीं। पहले ये कहा था कि भाई सकर्मक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सकर्मक है ही नहीं। लेकिन ये अपवाद है। अपवाद का मतलब कुछ अलग बात है, इनके लिए सभी नियमों से ये अलग बात है, इसलिए इसको कहेंगे अपवाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि ये जो छींका, खांसना, छींकना और थूकना, ये अकर्मक क्रिया है, किंतु उनके आगे भूतकाल में ने कारक का चिन्ह लगता है। ठीक है, ये तीनों क्रियाएं ऐसी है, इनके आगे ने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं कर्म कारक। तो अभी हमने पहले कौन सा कारक सीखा, कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या लगता है, ने। साथ में याद रखना है, ठीक है, कि भाई हमने सीखा था पहला कर्ता कारक। कौन सा कारक सीखा, कर्ता कारक। कर्ता कारक में वैसे तो कोई कारक नहीं लगता है, लेकिन ने लगता है। कब लगता है, जब सामान्य भूतकाल हो और सकर्मक क्रिया हो तब। सकर्मक क्रिया कैसे पता चलती है, जब कर्म उसमें आया हुआ हो। और कर्म कैसे पता चलता है, क्या से प्रश्न पूछने से। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो गया। चलो अब समझते हैं कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक में कारक लगता है को या से लगता है। ठीक है, चलो पहले वाक्य देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। ये देखो को आ गया ना। ठीक है, पिताजी ने बेटे को पुस्तक दिलवाई। ये देखो फिर को आ गया। सरदार जी ने पुलिस को चोर पकड़वाया। ये देखो फिर को आ गया, है ना। उसने मुझसे कहा,
यहाँ तो को नहीं आया, लेकिन यहाँ से आया है ना। तो यहाँ मुझसे कहा, यहाँ से वो साधन नहीं है ना। यहाँ मुझसे कहा, ठीक है। ये सामने किससे कहा, तो कि मुझसे कहा। तो प्रश्न में क्या ध्यान रखना है, एक तो क्या या किससे, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ। ये देखो यहाँ पर भी से आया, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा को भी आ गया और से भी आ गया। तो हम इसको पहचानेंगे कि भाई ये तो कर्म कारक है। तो कर्ता में तो ने कारक होता है और कर्म में को और से कारक होता है। चलो इन वाक्यों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कर्म कारक को जानने के लिए क्या से प्रश्न पूछना होता है, या किसको से प्रश्न पूछा है, किसको पकड़वाया, चोर को पकड़वाया, ठीक है। और या फिर किससे, मैं आपसे मिल चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ क्या क्या खाया, या फिर किसको, चोर को पकड़वाया, आपसे मिल चुकी हूँ, ये किससे। इनसे प्रश्न पूछते हैं, इन शब्दों द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है और इससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं करण कारक। करण कारक में आता है से। क्या आता है, से या के द्वारा। चलो कैसे आता है वाक्यों में देखते हैं। मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा है, ये आया से। उन लोगों से बात मत करो, ये आया से। उसने इस चाकू से सारी सब्जी काट दी, फिर से आ गया। मैं पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूँगी, ये से आया। तो ये है करण कारक, ठीक है। देखो आगे देखते हैं कि ये देखो एक बात इसमें ये भी देखने की है कि ये काम है, काम करने का साधन क्या है, हाथ। लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, से। यानी कि साधन के रूप में से का प्रयोग हुआ है। यहाँ लोग है, ठीक है, उनसे क्या करनी है, बात। तो बात करने के लिए साधन कौन है, लोग। तो यहाँ पर से आया है। यहाँ है सब्जी काटी, ठीक है, लेकिन किससे काटी, चाकू से। तो ये से क्या बता रहा है, साधन के लिए कारक बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर शिकायत करनी है, लेकिन किससे करनी है, पिताजी से। तो यहाँ पर साधन कौन बन रहे हैं, पिताजी, इसलिए यहाँ पर से कारक आया है, ठीक है। तो करण कारक को समझना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी साधन की बात, उसके द्वारा ये बात हो रही है, ठीक है, तब होता है करण कारक। वह बस द्वारा जयपुर जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी साधन आया, लेकिन यहाँ से नहीं आया, द्वारा आया है। तो ये भी करण ही कहा जा सकता है कि भाई जयपुर तो जाया, लेकिन उसके लिए साधन क्या है, बस। तो यहाँ द्वारा से पता चला। मैंने पत्र के द्वारा सारे समाचार प्राप्त किए, यहाँ फिर द्वारा आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, यह काम मेरे हाथों ही होना था। अरे इसमें तो न से आया न द्वारो आया। तो फिर यहाँ यह काम मेरे हाथों से ही होना था, यहाँ से नहीं है, लेकिन लगता है कि से के बिना भी काम चल रहा है ना। तो जहाँ से है ऐसा भाव आता है तो वहाँ पर भी हमें समझ लेना है कि करण कारक है, ठीक है। एग्ज़ाम में प्रश्न आए ना ऐसा वाक्य जिसमें कोई साधन तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसके लिए कारक नहीं है ना, तब भी हम कह सकते हैं कि करण कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उम्मीद के सहारे सभी जीतते हैं, इसमें भी तो से और द्वारा नहीं है। तो उम्मीद के सहारे से है ना, यहाँ पर से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे ये करण कारक है, ठीक है। आप इस तरह उदास क्यों हो रहे हो। तो ये देखो यहाँ भी से गायब कर दिया, आप इस तरह से, है ना। तो यहाँ भी से है। तो जहाँ पर से के होने का, द्वारा के होने का भाव आता हो, लेकिन अगर प्रयोग में नहीं हुआ है और पूछा जाता है, तब भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करण कारक है, ठीक है। तो इन वाक्यों को समझते हुए कहा जा सकता है कि जहाँ से और द्वारा का साधन के रूप में प्रयोग हो, वहाँ करण कारक कहा जा सकता है। कौन सा कारक, करण कारक। अब लेते हैं चौथा कारक, संप्रदान कारक।
देखा, संप्रदान का मतलब होता है के लिए। ये देखो उसका हमें चिन्ह कहे तो के लिए, के वास्ते, के निमित्त, में, को, ये सारे आ सकते हैं। चलो वाक्य देखते हैं। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। तो देखो ये के लिए है ना, तो यहाँ पर ये के लिए आया इसलिए ये संप्रदान हो गया। माँ ने बच्चों के वास्ते भोजन बनाया, ये वास्ते आया तो ये आ गया, ठीक है, ये भी संप्रदान का। बहन बेटी के निमित्त उदारता से खर्च करना चाहिए, ये निमित्त आया तो ये देखो निमित्त आया है ना। तो यहाँ के लिए, के वास्ते, निमित्त आता है तो हम संप्रदान कारक कहते हैं। चलो आगे के वाक्य भी देख लेते हैं। गुरुजी ने बच्चे को पुस्तक दी, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो के लिए भी नहीं आया, के वास्ते भी नहीं आया, ठीक है, लेकिन क्या आया, को आया। तो गुरुजी ने बच्चे को पुस्तक दी, तो पुस्तक तो दी है लेकिन किसके लिए दी है, बच्चे के लिए। तो यहाँ के लिए का भाव कोत के द्वारा आया है, ठीक है। तो यहाँ को, यहाँ देखो को, ये कोई संबंध नहीं बता रहा है, ये कि भाई पुस्तक तो है, किसके लिए है, बच्चे के लिए। तो यहाँ के लिए का भाव आता है इसलिए हम कहेंगे कि भाई ये संप्रदान कारक है, ठीक है। भूखे को रोटी चाहिए, यहाँ को की ज़रूरत नहीं है, भूखे को रोटी चाहिए। तो भूखे को है ना, तो ये को आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे संप्रदान कारक, ठीक है। सभी बच्चों को मेरा प्यार, ये देखो, तो यहाँ को, यहाँ कोई साधन नहीं है या संबंध नहीं है, यहाँ पर बता रहा है कि सभी बच्चों के लिए मेरा प्यार। तो यहाँ भाव आया है के लिए का। नाना जी को मेरा प्रणाम, तो ये प्रणाम किसके लिए है, नाना जी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी के लिए का भाव आया है तो हम कहेंगे संप्रदान कारक है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इन वाक्यों के द्वारा कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि जिस क्रिया में उद्देश्य कि भाई के लिए आया ना, उसके लिए, या हमारा लक्ष्य है ना, उसको ले उद्देश्य लक्ष्य को लेकर संपन्न की जाती है। जो क्रिया है ये उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर संपन्न की जाती है, उस उद्देश्य को व्यक्त करने वाली संज्ञा, ठीक है, संप्रदान कारक होती है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य और लक्ष्य को जो व्यक्त करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक, ठीक है। तो देखो आपने पहला सीखा था कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता में लगा था ने, है ना। दूसरा सीखा था कर्म, कर्म में को था, ठीक है। और तीसरा सीखा था करण, करण में था से या द्वारा, ठीक है, ये देखा। और अब सीखा संप्रदान, उसमें था के लिए, ठीक है, के लिए और क्या था, वास्ते, निमित्त, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भी कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा और संप्रदान के लिए। पता है आप छोटे थे तब स्कूल में इस तरह से याद करवाया जाता था कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रे, रे, रा, री, है ना, और अधिकरण में, पर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये बातें याद ही कर लेनी है, ठीक है। अब आगे सीखते हैं अपादान कारक, ठीक है। ये देखो अपादान, अपादान का पहले वाक्य देखते हैं। देखो, विद्यार्थी बस से उतर रहे हैं, ये बस और उससे ये विद्यार्थी, ठीक है। बस, विद्यार्थी अलग गए, बस वहीं खड़ी है, ये दोनों अलग हो गए। तो अलग होने के अर्थ में किसका उपयोग हुआ, से का, ठीक है। मेरे हाथ से पेन गिर गया, ठीक है। तो ये पेन और ये हाथ, ये दोनों अलग हो गए, किससे, से के द्वारा पता चला, ठीक है। आप लोग शाम को 5 से 7 के बीच आ जाना। यहाँ पर ये तो थी वस्तु की बात, लेकिन अब यहाँ हो रही है समय की बात। यहाँ कौन सा समय अलग किया है, 5 से 7 के बीच का टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर समय को अलग किया है इसलिए ये
भी अपादान कारक है। मैं आज से पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। देखा, आज से पहले तो पढ़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन आज से ये पढ़ाई शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आज से पहले का टाइम अलग और अब से अलग। ठीक है, इसलिए ये समय की हमें तुलना अलग होने की बात बता रहा है। ठीक है, ये देखो, बच्चा सुबह से दोपहर तक सोता ही रहा। यहाँ पूरे दिन के टाइम में से सुबह से दोपहर का टाइम ये अलग कर दिया। ठीक है, तो ये समय के अलग की बात हो रही है। मैं तो कब से खड़ा हूँ, यहाँ कब का, ठीक है ना, ये जो खड़ा होने का उसका समय है, ये अलग बता रहा है। सुमित कब से इंतज़ार कर रहा है, ये कब से उस समय का अलग भाव बता रहा है। ठीक है, विमला सर से पाँव तक गहनों से लदी थी, तो ये सर से पाँव तक का अलग भाव बता रहा है। ठीक है, उसने जयपुर से दिल्ली तक की यात्रा की, तो ये जयपुर से दिल्ली तक ये स्थान अलग बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह समय और स्थान ये भी अलग बताए जा रहे हैं, किसी वस्तु को भी अलग बताया जा रहा है। ठीक है, तो उन्हीं को हम कह रहे हैं अपादान कारक। अब देखो आगे वाक्य है, नीतू को शाम से डर है। या नीतू है, उसको शाम से डर का भाव है, तो ये अलग हो रहा है। विद्या ज्ञान से श्रेष्ठ है, यहाँ तुलना हुई है। ठीक है, गीता सीता से दुबली है, यहाँ पर भी तुलना हुई है। ठीक है, शिवम की तुलना में श्याम शांत है, तो ये भी तुलना हुई है। तो देखा, ये हमारा कारक कुछ अलग ही बातें बता रहा है। तो चलो समझते हैं कि इन वाक्यों के द्वारा हम कह सकते हैं कि एक संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा से अलग होने की क्रिया, क्या हो रहा है, अलग होने की क्रिया को व्यक्त करती है। वहाँ अपादान कारक, मेन बात यही रखने, अलग होना है तो अपादान कारक, ठीक है, होता है। अब यहाँ ये अलगाव है वस्तु का, वस्तु से होता है, या फिर समय का दूसरे समय से अलगाव होता है, स्थान का स्थान से अलगाव होता है, भाव द्वारा भी अलगाव होता है, और तुलना करने पर भी भिन्नता देखी जा सकती है। तो इन सभी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा कारक, अपादान कारक। ठीक है, कौन सा कारक है, अपादान कारक। तो देखो आपने पांचवा कारक भी सीख लिया। ठीक है, पहला कारक था कर्ता, ठीक है, उसमें था ने, दूसरा था कर्म, कर्म में था को, ठीक है, तीसरा था करण, ठीक है, हमें सामान्य याद एकदम रख लेना है, से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान में था के लिए, ठीक है, और ये अपादान में है अलग होना। ठीक है, तो यहाँ तक तो याद हो गया ना, अलग होना। ठीक है, तो ऐसे याद करते हुए पढ़ना है हमें। अब हमारा छठा कारक आ रहा है संबंध कारक। कौन सा है, संबंध कारक। देखो संबंध कारक के वाक्य देखते हैं। ममता का भाई आज आ रहा है, यहाँ भाई, ममता और भाई का ये संबंध बता रहा है, इसलिए संबंध कारक। इसका भाई बहुत अच्छा है, ये फिर का आया है ना, ये संबंध कारक है। तुम्हारी बहन बहुत मेहनती है, यहाँ री आया है ना, तो ये भी संबंध कारक। मेरी परीक्षा परसों है, ये फिर री आया, ये भी हो गया संबंध कारक। अब देखते हैं, अपना स्वभाव बदलता जा रहा है। ये देखो, ये है अपना ही, खुद का ही है ना, ये ना आया है। अपनी शक्ति बढ़ती जा रही है, ये नहीं आया। जीवन का अनुभव अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये फिर ने आया। तो यहाँ पर आपने देखा का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये है संबंध कारक।
तो देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संबंध कारक का संबंध क्रिया से सीधा नहीं होता है, ठीक है ना, कि उसका भाई। तो यहाँ तो व्यक्ति संज्ञा से हुआ या सर्वनाम से हुआ, ठीक है। जब एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध होता है, ये वहाँ संबंध कारक का प्रयोग समझा जा सकता है। समझ गए? संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध होता है, उसको हम कहेंगे संबंध कारक। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए ना कि संबंध कारक में क्या होता है, तो हम कहेंगे क्रिया से संबंध नहीं है, यहाँ है संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध है। अब हमारा आ रहा है 7वां अधिकरण कारक। चलो इसमें भी क्या है, वाक्य देखते हैं। वह घर में ही है, ठीक है, ये में कारक आया ना। उसे सोने में कोई देर नहीं लगती, ये में कारक आ गया, ठीक है। उसकी तो घर बैठे कमाई हो रही है, तो यहाँ पर तो में पर को कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ समझते हैं भाई ये अधिकरण कैसे हुआ। उसकी तो घर पर बैठे, यहाँ देखो पर नहीं आया हुआ है ना, तो पर का यहाँ भाव आया है, इसलिए ये अधिकरण कारक हो सकता है, ठीक है। पिताजी शहर गए हैं, कहाँ गए हैं, शहर को गए हैं, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। आपके घर लक्ष्मी आई है, तो आपके घर में का लोप दिख रहा है, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। तो चलो इसकी बात भी समझते हैं कि इन वाक्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि क्रिया जब अपने स्थान, ठीक है, काल या भाव पर निहित आधार को व्यक्त करने के लिए जिस संज्ञा से जुड़ती है, उस संज्ञा में अधिकरण कारक होता है। क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। अब है हमारे अंतिम कारक संबोधन कारक। चलो संबोधन कारक में क्या होता है, विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। देखो कोई कहता है वाह क्या बात है, ओहो ये क्या हो गया, तो ये जो शब्द आते हैं ना उसको संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें तो ये संबोधित किया है देवियों और सज्जनों, तो इनको भी हम क्या कहेंगे, संबोधन कारक की बात कहेंगे। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, लड़कियों ये भी तो संबोधन हुआ। आप देश का गौरव है, बच्चों आपकी कला सराहनीय है, अरे वाह यह आपने बहुत अच्छा काम किया। तो देखा ये सारे ही संबोधन है ना। तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको सारे कारक, ठीक है। तो खास तो आप ये चीज़ रट लो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की और अधिकरण में पर, संबोधन में विस्मयादि बोधक, ठीक है। इतना याद हो जाएगा तो पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और थैंक यू।